चेंबर ऑफ सीक्रेट्स चैप्टर 4 किताबों की दुकान। रॉन के घर का माहौल प्राइवेट ड्राइव के माहौल से बिल्कुल अलग था। डर्सली परिवार कायदे और करीने से रखी चीजें पसंद करता था, जबकि वीजली परिवार में अजीब और अप्रत्याशित चीजें बड़ी सामान्य समझी जाती थी। जब हैरी ने किचन में लगे आईने में पहली बार देखा तो वो बहुत चक्का रह गया, क्योंकि उसे देखते ही आईना चिल्लाया, गंदे कहीं के, शर्ट तो अंदर करो। अटारी के पिशाच को जब भी घर में शांति महसूस होती तो वो चिल्लाने लगता और कोई पाइप पटक देता। फ्रेड और जॉर्ज के कमरे में होने वाले छुटपुट धमाके तो बिल्कुल नॉर्मल समझे जाते थे। बहरहाल हैरी को रॉन के परिवार में सबसे असामान्य बात ये नहीं लगी कि आईना बोलता था या पिशाच हल्ला मचाया करता था। उसे सबसे असामान्य बात ये लगी कि घर में रहने वाले सभी लोग उसे पसंद करते थे। मिसेस वीजली उसके मौजों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करती और हर बार डाइनिंग टेबल पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने की कोशिश करती। मिस्टर वीजली डाइनिंग टेबल पर हैरी को हमेशा अपने पास बैठाना पसंद करते थे, ताकि वो मगलुओं के जीवन के बारे में उस पर सवालों की बमबारी कर सके। उनके मन में ये जानने की जिज्ञासा थी कि बिजली के प्लग और डाक सेवा काम कैसे करते हैं। जब हैरी ने उन्हें बताया कि टेलीफोन कैसे उपयोग होता है तो वो बोले, अद्भुत, बुद्धिमत्ता, कमाल है। मगलुओं ने जादू के बिना भी अच्छी तरह जीने के कितने तरीके निकाल रखे हैं। रॉन के घर पहुंचने के एक सप्ताह बाद ये खुशनुमा सुबह थी जब हैरी को हॉगवर्ट्स का संदेश मिला। जब हैरी और रॉन नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आए तो मिस्टर और मिसेस वीजली और जिनी वहां पहले से बैठे थे। जिस पल जिनी ने हैरी को देखा उसने हड़बड़ी में अपनी दलिए की कटोरी जोरदार आवाज के साथ फर्श पर गिरा दी। ऐसा अक्सर होता था, जब भी हैरी कमरे में घुसता तो जिनी के हाथ से चीजें छूटकर जमीन पर गिर जाती। वो कटोरी उठाने के लिए नीचे झुकी और जब उसका चेहरा ऊपर आया तो वो डूबते सूरज की तरह चमक रहा था, लाल। हैरी ऐसा अभिनय करते बैठ गया जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। फिर उसने वो टोस्ट ले लिया जो मिसेस वीजली ने उसकी ओर बढ़ाया था। मिस्टर वीजली बोले, खत आए हैं स्कूल से, और उन्होंने हैरी और रॉन की तरफ पीले चर्म पत्र के एक जैसे लिफाफे बढ़ाए जिन पर हरी स्याही से लिखा था, हैरी, डम्बलडोर पहले से ही जानते हैं कि तुम यहाँ पर हो। उनसे कुछ छुपा नहीं रहता। तुम दोनों के भी खत आए हैं। उन्होंने आखिरी वाक्य फ्रेड और जॉर्ज से कहा, जो अंदर आ गए थे, जो अब भी अपने पजामों में थे। जब उन लोगों ने अपने खत पढ़े तो कुछ समय के लिए खामोशी छाई रही। हैरी के खत में लिखा था कि वो पहले की तरह 1 सितंबर को किंग्स क्रॉस स्टेशन से हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पकड़ेगा। अगले साल उसे जिन नई किताबों की जरूरत पड़ेगी उनकी सूची भी साथ में लगी थी। सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को निम्न पुस्तकों की आवश्यकता होगी: मंत्रों की मानक किताब भाग 2 मिरांडा गॉशॉक, खतरनाक परी को भगाना गिल्डरॉय लॉकहार्ट, पिशाचों के साथ भटकना गिल्डरॉय लॉकहार्ट, चुड़ैलों के साथ छुट्टियां गिल्डरॉय लॉकहार्ट, दैत्यों के साथ सफर गिल्डरॉय लॉकहार्ट, खून पीने वाले पिशाचों के साथ खतरनाक समुद्री यात्राएं बाय गिल्डरॉय लॉकहार्ट, आदम भेड़ियों के साथ भ्रमण बाय गिल्डरॉय लॉकहार्ट, और हिम मानव यानी येटी के साथ 1 वर्ष बाय गिल्डरॉय लॉकहार्ट। फ्रेड ने अपनी किताबों की सूची पूरी पढ़ ली तो वो हैरी के कंधे पर झांककर उसकी सूची पढ़ने लगा। वो बोला, तो तुम्हें भी लॉकहार्ट की सारी किताबें लाने को कहा गया है क्या? लगता है गुप्त कलाओं के रक्षा का नया टीचर उनका बड़ा फैन होगा। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो टीचर कोई जादूगर नहीं होगी। ये कहते ही फ्रेड की नजरें अपनी माँ से मिली और वो अपने जैम में व्यस्त हो गया। जॉर्ज ने अपने माता पिता को देखते हुए कहा, ये किताबें सस्ती नहीं होंगी मॉम। लॉकहार्ट की किताबें सचमुच महंगी आती हैं। हम अब कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेंगे बेटा, मिसेस वीजली बोली, पर वो चिंतित लग रही थी। मुझे आशा है कि जिनी की कई चीजें सेकेंड हैंड मिल जाएंगी। ये सुनकर हैरी ने जिनी से पूछा, अच्छा तो तुम इस साल हॉगवर्ट्स में चलोगी? उसने सहमति में सिर हिलाया। शर्म के मारे जिनी का चेहरा भी उसके बालों जितना ही लाल दिखने लगा और घबराहट में उसने अपनी कोहनी मक्खन के कटोरे में डुबा दी। खुशकिस्मती से हैरी के सिवाय किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उसी समय पर्सी अंदर आ गया। वो पूरी तरह तैयार था और हॉगवर्ट्स प्रीफेक्ट का उसका बैज उसके बुने हुए जैकेट पर पिन से लगा था। पर्सी ने तेजी से कहा, गुड मॉर्निंग, कितना अच्छा दिन है ना? वो एकमात्र खाली कुर्सी पर बैठ गया, पर तत्काल ही उछलकर खड़ा भी हो गया। उसने हाथ डालकर अपनी कुर्सी से एक भूरे पंखों का रोएदार डस्टर उठाया। कम से कम हैरी तो यही समझ रहा था, जब तक उसने ये नहीं देखा कि वो डस्टर सांस ले रहा था। एरल, ये कहते हुए रॉन ने पर्सी से उस मरियल उल्लू को ले लिया और उसके पंख के नीचे से एक पत्र निकाला। आखिर वो हरमाइनी का जवाब लेकर आ गया था और कुर्सी पर ही सो गया था। मैंने हरमाइनी को चिट्ठी लिखकर बताया था कि हम तुम्हें डर्सली परिवार से आज़ाद कराने की कोशिश करने वाले हैं।
रॉन एरल को पिछले दरवाजे के ठीक पास रखे स्टैंड की ओर ले गया और वहां खड़े करने की कोशिश करने लगा, पर खड़ा करते ही एरल वहां से गिर गया। इसलिए रॉन ने उसे लेटा दिया और बुदबुदाया, बेचारा। फिर हरमाइनी का खत खोलकर जोर से पढ़ने लगा। प्रिय रॉन और हैरी, अगर तुम भी वहां हो, मुझे आशा है सब कुछ अच्छे से हो गया होगा और हैरी ठीक होगा ना? और रॉन, मुझे ये भी आशा है कि तुमने उसे बाहर निकालने के लिए कोई और गैरकानूनी काम नहीं किया होगा, क्योंकि इससे हैरी भी मुश्किल में पड़ जाएगा। मुझे चिंता है कि और अगर हैरी ठीक ठाक है तो मुझे तत्काल खबर भेजना, पर शायद ये बेहतर होगा कि तुम किसी दूसरे उल्लू को भेजो। मुझे नहीं लगता ये उल्लू एक और चिट्ठी पहुंचाने तक जिंदा रह पाएगा। जाहिर है मैं स्कूल की पढ़ाई में बहुत बिजी हूँ। ये कैसे हो सकता है? हमारी तो छुट्टियां चल रही है ना, रॉन ने दहशत में कहा। हम अगले बुधवार को किताबें खरीदने के लिए लंदन जाएंगे, मम्मी पापा और मैं। क्यों ना हम छूमंतर गली में मिले? जितनी जल्दी हो सके मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। प्यार के साथ, हरमाइनी। ठीक है, ये अच्छा रहेगा ना? हम भी बुधवार को चल के तुम्हारा सामान खरीद लेते हैं, मिसेस वीजले ने टेबल साफ करते हुए कहा। वैसे आज तुम्हारा क्या प्लान है? क्या करोगे तुम लोग? हैरी, रॉन, फ्रेड और जॉर्ज पहाड़ी पर बने वीजली परिवार के एक छोटे बाड़े में जाने की योजना बना रहे थे। चारों तरफ पेड़ लगे थे, इसलिए नीचे के गांव से वो जगह नहीं दिखती थी। इसका मतलब ये था कि अगर वो ज्यादा ऊंचाई पर ना उड़े तो क्विडिच खेल सकते थे। वो क्विडिच की असली गेंदों का प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो हाथ से छूटकर गांव में पहुंच गई तो स्पष्टीकरण देना बड़ा मुश्किल होगा। इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे की तरफ सेब फेंके। वो बारी बारी से हैरी की निम्बस 2000 पर चढ़े, जो निश्चित रूप से सबसे बढ़िया झाड़ू थी। रॉन की पुरानी शूटिंग स्टार का तो ये हाल था कि तितलियां भी अक्सर उससे तेज उड़कर निकल जाती थी। 5 मिनट बाद वो पहाड़ी पर चढ़ रहे थे और उनके कंधे पर झाड़ुएं थी। उन्होंने पर्सी से पूछा कि क्या वो भी उनके साथ चलना चाहता है, पर उसने कह दिया कि वो व्यस्त है। हैरी ने पर्सी को अब तक सिर्फ खाने या नाश्ते के वक्त ही देखा था। बाकी समय वो बस अपने कमरे में बंद ही रहता था। फ्रेड ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, काश मुझे पता चल जाता कि ये कर क्या रहा है। वैसे अब पहले जैसा नहीं है, वो बदला बदला लगता है। तुम्हारे आने के एक दिन पहले ही उसके परीक्षा के परिणाम आए थे। उसे 12 OWL मिले हैं, पर वो जरा भी खुश नहीं लग रहा। हैरी के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर जॉर्ज ने कहा, ऑर्डिनरी विजिटिंग लेवल, सामान्य स्तर के जादू के एग्जाम्स। बिल को भी 12 मिले थे और हम सतर्क नहीं रहे तो परिवार का एक और बंदा हेड बॉय बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस शर्म को मैं झेल पाऊंगा। भाइयों में बिल वीजली सबसे बड़ा था। वो और उससे छोटा भाई चार्ली पहले ही हॉगवर्ट्स से पढ़कर निकल चुके थे। हैरी उनसे कभी नहीं मिला था, पर वो जानता था कि चार्ली रोमानिया में ड्रैगन्स का अध्ययन कर रहा है और बिल मिस्र में जादूगरों के बैंक ग्रिंगॉट्स के लिए काम कर रहा था। जॉर्ज ने कुछ समय बाद कहा, मैं नहीं जानता कि मम्मी डैडी इस साल हमारी किताबों का खर्चा कैसे उठाएंगे। लॉकहार्ट की किताबों के 5 सेट और जिनी के कपड़े, छड़ी और बाकी इतनी सारी चीजें। हैरी कुछ नहीं बोला। वो थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। लंदन में ग्रिंगॉट्स के भूमिगत तहखाने में उसके पास एक छोटा सा खजाना था जो उसके मम्मी पापा उसके लिए छोड़ गए थे। जाहिर है वो सिर्फ जादूगरों की दुनिया में ही अमीर था। मगलुओं की दुकानों में जादूगर की मुद्रा, गैलियंस, सिकल्स या नट्स का प्रयोग नहीं होता था। उसने डर्सली परिवार से कभी ग्रिंगॉट्स के अपने बैंक खाते का जिक्र नहीं किया था। उसे लगता था कि जादूगर की दुनिया की बाकी चीजों से उन्हें जितनी दहशत होती थी, पर सोने के इतने से बड़े ढेर से उन्हें कोई दहशत नहीं होगी। मिसेस वीजले ने अगले बुधवार को सबको जल्दी जगा दिया। सबने जल्दी से 6 बेकन सैंडविच खाकर अपने कोट पहने। इसके बाद मिसेस वीजली ने किचन के स्टैंड से फूलदान उठाया और उसके अंदर झांक कर देखा। खत्म होने लगा है, थोड़ा और लेना पड़ेगा। अच्छा चलो, पहले मेहमान हैरी बेटा, हम लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। उन्होंने फूलदान हैरी के सामने कर दिया। हैरी उन सबको घूरने लगा कि ये क्या कर रहे हैं। फिर उसने हकलाते हुए कहा, तो इसका करूं क्या मैं? रॉन बोला, मम्मी ये वो पहले कभी छू पाउडर से नहीं गया। माफ करना हैरी, मैं भूल गया था। मिस्टर वीजली बोले, तुमने कभी छू पाउडर इस्तेमाल नहीं किया? फिर तुम पिछले साल अपने स्कूल का सामान खरीदने के लिए छूमंतर गली तक कैसे गए थे? मैं ट्रेन से गया था हैग्रिड के साथ। क्या सचमुच? क्या वहां पर एक्सकेपेटर्स यानी कि अपने आप चलने वाली सीढ़ियां भी थी? ठीक ठीक बताओगे कैसे? अभी नहीं आर्थर, छू पाउडर उससे बहुत जल्दी पहुंचाता है। पर अब क्या होगा अगर हैरी कभी पहले छू पाउडर से नहीं गया तो? फ्रेड बोला, वो ठीक तरह से पहुंच जाएगा मम्मी। हैरी पहले हमें देखो हम कैसे जाते हैं। उसने फूलदान से चुटकी भर पाउडर निकाला, आग के पास पहुंचा और पाउडर को लपटों में फेंक दिया। गरज की आवाज के साथ आग पन्ने की तरह हरी हो गई और फ्रेड से भी ज्यादा ऊंची लपटें निकलने लगी। फ्रेड लपटों के अंदर चला गया और चिल्लाकर बोला, छू मंतर गली, और गायब हो गया। अब जॉर्ज फूलदान में हाथ डाल रहा था तो मिसेस वीजली ने हैरी को सलाह दी, एकदम साफ बोलना बेटा, और ध्यान रखना कि सही अंगीठी से ही बाहर निकलो। कौन सी सही चीज? हैरी ने घबराते हुए पूछा जब आग गरजी और जॉन शू की आवाज के साथ गायब हो गया।
देखो, बहुत से जादूगरों की अंगूठियां खुली रहती है जिसमें से चुनना पड़ता है, लेकिन अगर तुमने साफ बोला होगा तो चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। वो ठीक ठाक पहुंच जाएगा मौली, उसे ज्यादा मत सताओ, मिस्टर वीजली ने छू पाउडर लेते हुए कहा। पर अगर वो गुम गया तो मैं उसके अंकल आंटी को क्या जवाब दूंगी? हैरी ने उन्हें आश्वस्त किया कि उसके अंकल आंटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो खो जाएगा तो। अगर मैं किसी चिमनी के ऊपर पहुंच जाऊं तो डडली को सुनकर बहुत मजा आएगा, तो चिंता ना करिए। अच्छा ठीक है, आर्थर के बाद तुम जाओ, मिसेस वीजली बोली। देखो, जब आपके अंदर पहुंच जाओ तो एकदम साफ बोलना कि कहाँ जाना है, और कोहनी अंदर रखना वरना टकरा जाओगे, और अपनी आंखें बंद रखना। राख, हिलना डुलना मत वरना गलत अंगीठी से निकल जाओगे। घबराना मत, और सही जगह पहुंचने के पहले जल्दबाजी में बाहर मत निकलना। जब तक कि तुम फ्रेड और जॉर्ज को ना देख लो तब तक इंतजार करना। इन सब बातों को दिमाग में रखने की बहुत कोशिश करते हुए हैरी छू पाउडर की चुटकी हाथ में लिया। फिर वो आग के बिल्कुल करीब गया। उसने गहरी सांस ली, पाउडर को लपटों पर डाला और आगे कदम बढ़ाया। आग गर्म हवा की तरह लग रही थी। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके गले में एक साथ सांस के साथ बहुत सी गर्म राख चली गई। अंतर गली, ऐसा लगा कि किसी बड़े भंवर ने उसे चूस लिया हो। वो तेजी से गोल गोल घूम रहा था। उसके कानों में गरज सुनाई दे रही थी जो कान के पर्दे फाड़ देने वाली थी। फिर उसने अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश की, पर हरी लपटों में तेजी से घूमने के कारण उसे चक्कर आने थे। कोई कठोर चीज उसकी कोहनी से टकराई और उसने कोहनी अंदर कर ली। अब वो भी गोल गोल घूमे जा रहा था, लगातार घूम रहा था। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे ठंडे हाथ उसके चेहरे पर तमाचे मार रहे हैं। अपने चश्मे में से अधखुली आंखों से देखने पर उसे अंगीठियों की धुंधली कतार और उनके पार कमरे दिखे। उसके पेट में बेकन सैंडविच हिल डुल रहे थे और उसने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली, और वो ये चाहता था कि ये सब रुक जाए। और फिर वो ठंडे पत्थर के चेहरे के बल गिर गया और उसने अपने चश्मे को टूटते हुए महसूस किया। हैरी का सिर चकरा रहा था, उसे चोट लगी थी, वो राख में पूरी तरह सन गया था। लड़खड़ाते हुए वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने अपने टूटे चश्मे को उठाकर आंख पर रखा। वो अकेला था और उसे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है। वो सिर्फ इतना बता सकता था कि वो किसी जादूगर की बड़ी और कम रोशनी वाली दुकान की पत्थर की अंगीठी में खड़ा है। बहरहाल इस दुकान में जिस तरह का सामान था उसमें से एक के भी हॉगवर्ट्स की सूची में शामिल होने की दूर दूर तक संभावना नहीं थी। पास में ही कांच का शोकेस रखा था जिसमें बिछी गद्दी पर एक टूटा हुआ सूखा हाथ था। उसके पास ही खून से सनी ताश की गड्डी और घूरती हुई कांच की आंखें थी। शैतानी मुखौटे दीवारों से नीचे देख रहे थे। काउंटर पर इंसानों की हड्डियों का ढेर था और छत से जंग लगे नुकीले यंत्र लटक रहे थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि धूल भरी दुकान की खिड़की से हैरी को साफ दिख रहा था कि बाहर जो अंधेरी और सकरी सड़क दिख रही है वो छू मंतर गली तो कतई नहीं है। उसने सोचा कि वो जितनी जल्दी बाहर निकले उतना बेहतर है। उसकी नाक दुख रही थी क्योंकि गिरते समय पत्थर से टकरा गई थी। हैरी ने चुपचाप दरवाजे की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए, पर वो अभी आधी दूर भी नहीं पहुंचा था कि कांच के दरवाजे पर उसे 2 लोग दिखे। उनमें से एक ऐसा था जिससे हैरी इस स्थिति में कतई ना मिलना चाहे, जबकि वो रास्ता भटक गया था, राख में सना था और टूटा चश्मा पहने था। वो और कोई नहीं, ड्रेको मैल्फॉय था। हैरी ने चारों तरफ देखा। उसकी बाईं तरफ उसे एक बड़ी सी काली अलमारी दिखी। वो लपक कर उसके अंदर घुस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे में एक छोटी सी दरार उसने छोड़ दी थी ताकि वो बाहर देख सके। कुछ पल बाद घंटी बजी और मैल्फॉय ने दुकान के अंदर कदम रखा। उसके पीछे जो व्यक्ति अंदर आया वो उसके पिता ही हो सकते थे। उनका भी चेहरा उतना ही पीला और नुकीला था और आंखें वैसी ही ठंडी और भूरी थी। मिस्टर मैल्फॉय काउंटर पर आए और अलसाए अंदाज पर शोकेस में रखे सामान को देखा। फिर उन्होंने घंटी बजाई और अपने पुत्र की तरफ मुड़ते हुए कहा, ड्रेको, कुछ भी मत छूना। मैल्फॉय, जो उस समय कांच की आंख उठाने ही वाला था, बोला, मैं सोच रहा था कि आप यहाँ मेरे लिए कुछ तोहफा खरीदने आए। मैंने तुमसे कहा था ना, या मैं तुम्हारे लिए उड़ने वाली झाड़ू दूंगा। उसके पिता बोले और अपनी उंगलियों में काउंटर पर तबला बजाने लगे। मैल्फॉय ने चिढ़कर गुस्से से कहा, अगर मुझे अपने हाउस की टीम में शामिल नहीं किया गया तो झाड़ू खरीदने का फायदा क्या है? हैरी पॉटर को पिछले साल यूं ही निम्बस 2000 मिल गई थी। उसे डंबलडोर ने गरुड़द्वार की तरफ से खेलने की विशेष अनुमति दे दी थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छा खेलता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मशहूर है, माथे पर एक अजीब से निशान होने की वजह से मशहूर। मैल्फॉय ने नीचे झुककर शेल्फ की ओर गौर से देखते हुए कहा, जिसमें खोपड़ी भरी थी। हाँ, और हर कोई सोचता है कि वो इतना स्मार्ट है, अपने निशान और अपनी जादुई झाड़ू के साथ इतना चमत्कारी है। तुम ये बात मुझे 10 बार बता चुके हो ड्रेको। मिस्टर मैल्फॉय ने अपने पुत्र को एक कहर ढाती नजरों से देखा। और मैं तुम्हें याद दिला दूं, ये समझदारी नहीं है कि हम लोगों की दूसरे लोगों को लगे कि हम हैरी पॉटर को पसंद नहीं करते, जब ज़्यादातर जादूगर उसे अपना हीरो मानते हैं क्योंकि उसने सबसे बड़े शैतानी जादूगर को हराया। मिस्टर बोरकिन,
एक झुका हुआ आदमी काउंटर के पीछे प्रकट हो गया था और अपने चिपचिपे बालों को चेहरे से हटाते हुए उस पर हाथ फेर रहा था। बॉर्गन ने अपने बालों की तरह ही चिकनी चुपड़ी आवाज में कहा, मिस्टर मैलफॉय, खुशी हुई एक बार फिर आपसे मुलाकात करके, मैं तो धन्य हो गया। मास्टर मैलफॉय, आप भी आए हैं? पर मेरे तो सौभाग्य की बात है। आपकी क्या सेवा करूं मैं आपको कुछ खास चीजें दिखाता हूँ। आज ही आइए और कीमत भी अच्छी लगा दूंगा। मिस्टर मैलफॉय बोले, मिस्टर बॉर्गन, मैं आज खरीदने नहीं बेचने आया हूँ। बेचने? बॉर्गन के चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो गई। जाहिर है आपने सुना ही होगा कि मंत्रालय छापे मार रहा है आजकल। मिस्टर मैलफॉय ने ये कहते हुए अंदर वाली जेब से पत्र का रोल निकालकर उसे खोला ताकि बॉर्गन पढ़ सके। अगर मंत्रालय ने मेरे घर छापा मारा तो वहाँ कुछ ऐसा सामान है जो मुश्किल में मुझे डाल सकता है। बॉर्गन ने लटकने वाला चश्मा अपनी नाक पर चढ़ाकर सूची पर नजर डाली। निश्चित रूप से मंत्रालय आपको क्यों कष्ट देने की जरूरत कर सकता है सर? मिस्टर मैलफॉय का होठ सिकुड़ गया। वो अब तक मेरे घर की चौखट पर नहीं आए हैं। मैलफॉय नाम का कुछ तो दबदबा है ही, पर मंत्रालय दिनों दिन ज्यादा दखल दे जा रहा है। किसी नए मगलू संरक्षण अधिनियम के बारे में अफवाहें फैल रही है। बेशक इसके पीछे उस नीच मगलू प्रेमी घटिया आर्थर वीजली का ही हाथ हो सकता है। हैरी को अपने अंदर गुस्से का तेज झोंका महसूस हुआ। और जैसा आप देख सकते हैं इसमें कुछ जहर ऐसे हैं। मैं समझता हूँ सर, मुझे देखने दीजिए। क्या 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 मैं वो ले सकता हूँ? गद्दी पर रखे एक सूखे हाथ की तरफ इशारा करते हुए ड्रेको बीच में बोला। बॉर्गन ने मिस्टर मैलफॉय की सूची पर से ध्यान हटाया और ड्रेको के पास लपकते हुए कहा, अच्छा, वो हाथ जो संपत्ति दिलाए। बस इसके अंदर एक मोमबत्ती रखो और वो मोमबत्ती सिर्फ इसे पकड़े रखने वाले को ही रोशनी देती है। चोर उचक्कों का अच्छा दोस्त। आपके बेटे की पसंद अच्छी है सर। बॉर्गन, मुझे आशा है मेरा बेटा चोर उचक्कों से बेहतर होगा, मिस्टर मैलफॉय ने ठंडे लहजे में कहा। मिस्टर बॉर्गन बोले, मेरा ये मतलब नहीं था सर, कतई नहीं। हालांकि अगर उसके स्कूल में नंबर नहीं सुधरे, मिस्टर मैलफॉय और भी ठंडे लहजे में बोले, तो शायद ये चोर उचक्के के से ज्यादा कुछ बन भी नहीं पाएगा। ड्रेको ने पलट कर कहा, मेरी कोई गलती नहीं है। वो ग्रेंजर सारी टीचर्स की चहेती है। मिस्टर मैलफॉय ने फटकार लगाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि एक मगलू परिवार में पैदा हुई लड़की हर विषय में तुमसे ज्यादा नंबर लाई है। सेकंड आए हो ड्रेको तुम। हाँ, हैरी मनी मन ये देखकर खुश था कि ड्रेको शर्मिंदा और क्रोधित दोनों था। बॉर्गन ने अपनी चिकनी चुपड़ी आवाज में कहा, सब जगह यही हाल है। शुद्ध खून वाले जादूगरों का महत्व हर जगह कम होता जा रहा है। मिस्टर मैलफॉय ने अपने लंबे नथुने फुलाते हुए कहा, पर मेरी नजरों में नहीं। मेरी में भी नहीं सर, बॉर्गन ने नीचे झुकते हुए कहा। अगर ऐसा है तो फिर मेरी सूची पर आ जाइए, मिस्टर मैलफॉय ने थोड़े रूखेपन से कहा। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ बॉर्गन, आज कहीं और एक बहुत जरूरी काम के लिए जाना है। वो मोलभाव करने लगे। हैरी घबरा गया जब उसने देखा कि ड्रेको उसकी छुपने की जगह के करीब आ रहा था और दुकान में रखे सामानों को गौर से देख रहा था। वो फांसी के फंदे की लंबी रस्सी को देखने के लिए रुका। फिर वो मोतियों के एक सुंदर से नेकलेस पर लगे कार्ड को पढ़ने लगा। चेतावनी, इसे ना छुए, शापित, अब तक 19 मगलू मालकिनों की जान ले चुका है। ड्रेको मुड़ा और उसे अपने ठीक सामने अलमारी दिखी। वो आगे बढ़ा, उसने हैंडल पर हाथ बढ़ाया। ठीक है, चलो ड्रेको। जब ड्रेको पलटा तो हैरी ने अपनी आस्तीन से माथे का पसीना पोंछा। आपका दिन अच्छा गुजरे मिस्टर बॉर्गन। सामान देने के लिए मैं कल अपनी जागीर पर आपका इंतजार करूंगा। जिस पल दरवाजा बंद हुआ, बॉर्गन ने चिपना चुपड़ा अंदाज छोड़ दिया। आपका भी दिन अच्छा गुजरे मिस्टर मैलफॉय, और अगर लोग जो कहते हैं वो सच है तो आपकी जागीर में जितना सामान छुपा है उसका आधा भी आपने मुझे नहीं बेचा है। बुरे स्वर में बड़बड़ाते हुए बॉर्गन पिछले कमरे में गायब हो गया। हैरी ने 1 मिनट तक इंतजार किया कि कहीं वो वापस ना आ जाए। फिर बिना कोई आवाज किए वो अलमारी से निकला और कांच के शोकेस को पार करता हुआ दुकान के दरवाजे से बाहर निकल गया। अपने चेहरे पर टूटे चश्मे को पकड़कर उसने चारों ओर देखा। वो एक गंदी सी गली में था जो गुप्त कलाओं को समर्पित सामानों की दुकानों से भरी थी। बॉर्गन एंड बर्ग्स नाम की दुकान से वो अभी अभी निकला था। वो सबसे बड़ी दुकान थी। बहरहाल उसे अपने ठीक सामने वाली दुकान की भयानक खिड़की में प्रदर्शन के लिए रखी हुई कुछ खोपड़ियां दिखी। 2 दुकान छोड़कर एक बड़े से पिंजरे में दैत्याकार काली मकड़ियां रखी थी। 2 घटिया से दिखने वाले जादूगर बुदबुदाकर बातें कर रहे थे। आशंका महसूस कर हैरी चल दिया। उसने अपने चश्मे को सीधे थामे रखने की कोशिश की और आशा की कि किसी तरह वो निकलने का रास्ता खोज ले।
जहरीली मोमबत्तियां बेचने वाली दुकान के ऊपर लकड़ी का एक पुराना बोर्ड था, जिस पर लिखे सड़क के नाम से उसे पता चला कि वो छूमंतर गली नहीं, शूमंतर गली में था। इससे हैरी को कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि वो कभी इस गली का नाम सुना भी नहीं था। बहरहाल इतना वो जरूर समझ गया था कि वीजली परिवार के यहाँ आग में उसके मुंह में राख भर गई थी, तो वो स्पष्टता से नहीं बोल पाया था। शांत बने रहने की कोशिश करते हुए वो सोच रहा था कि क्या किया जाए। बच्चे, अरे तुम खो गए हो क्या? उसके कान में एक आवाज आई, जिससे वो उछल पड़ा। एक बूढ़ी जादूगरनी उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक भयानक ट्रे थी, जो इंसान के साबुत नाखूनों से भरी दिख रही थी। जब जादूगरनी ने हैरी की तरफ कुटिल दृष्टि डाली, तो उसके कई भरे दांत स्पष्ट दिख रहे थे। हैरी हटा। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। मैं तो बस। हैरी, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हैरी का दिल उछलने लगा। जादूगरनी में उछल पड़ी और उसके हाथ की ट्रे से बहुत से नाखून उसके पैरों पर गिर पड़े। वो गालियां देने लगी जब हैग्रिड, यानी कि हॉगवर्ट्स के मैदान के रखवाले का विशाल शरीर उनकी तरफ आया। उसकी बीटल जैसी काली आंखें उसकी बड़ी और घनी दाढ़ी के ऊपर चमक रही थी। हैग्रिड, हैरी ने राहत की सांस छोड़ते हुए कहा, मैं खो गया था। छू पाउडर। हैग्रिड ने हैरी की गर्दन पकड़कर उसे जादूगरनी से दूर खींचा, जिससे जादूगरनी की ट्रे को धक्का लगा और वो नीचे गिर गई। उसकी चीखें सारे रास्ते उनके पीछे पीछे आती रही, जब तक कि वो सूरज की चमकती रोशनी में नहीं पहुंच गए। हैरी को दूर एक जानी पहचानी बर्फ जैसी सफेद संगमरमर की इमारत दिखी, ग्रिंगॉट्स बैंक। हैग्रिड उसे सीधे छूमंतर गली में ले आया था। हैग्रिड ने रूखेपन से कहा, तुम्हारी तो हालत खराब है। फिर उसने हैरी के कपड़ों की राख झाड़ने के लिए इतनी ताकत से उसकी पीठ पर हाथ मारा कि हैरी औषधियों की दुकान के बाहर रखे ड्रैगन के गोबर के पीपे में गिरते गिरते बचा। तुम शूमंतर गली में कर क्या रहे थे? हम नहीं आते तो वो हैरी, वो बहुत खतरनाक जगह है। हम नहीं चाहते कोई तुम्हें वहां देख लेता। हाँ, मुझे भी एहसास हो गया था, हैरी ने कहा। और जब हैग्रिड दोबारा उसकी राख झाड़ने की कोशिश करने लगा तो वो झुककर बच गया। मैंने कहा था ना, मैं खो गया था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम घोंघों की दवा लेने गए थे और स्कूल की सारी सब्जियां खराब कर रहे हैं। तुम अकेले तो नहीं हो? हैरी ने स्पष्ट किया, मैं वीजली परिवार के साथ आया हूँ। मैं उनके घर पर ही था, लेकिन हम अलग अलग हो गए। मुझे जाकर उन्हें खोजना होगा। वो साथ साथ सड़क पर चलने लगे। हैग्रिड ने पूछा, तुमने हमारे खत का जवाब नहीं दिया? हैरी को उसके साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ रहा था। हैग्रिड के विशालकाय जूतों के एक कदम की बराबरी करने के लिए उसे 3 कदम चलना पड़ता था। हैरी ने डॉबी और डर्सली परिवार की सारी कहानी सुना दी। बदमाश मगलू, हैरी को देखकर हैग्रिड गुर्राया, अगर हमें पता होता। हैरी, हैरी, यहाँ ऊपर, एक आवाज आई। जब हैरी ने ऊपर देखा तो ग्रिंगॉट्स की सफेद सीढ़ियों के सबसे ऊपर उसे हरमाइनी खड़ी दिखी। वो उनसे मिलने के लिए सीढ़ियों से धड़धड़ाती हुई नीचे आई। उसके घने भूरे बाल उसके पीछे लहरा रहे थे। तुम्हारे चश्मे को क्या हो गया? हेलो हैग्रिड। ओह, तुम दोनों से दोबारा मिलना कितना अच्छा लगा। क्या तुम ग्रिंगॉट्स जा रहे हो हैरी? हैरी बोला, हाँ, जैसे ही मुझे रॉन और पूरा परिवार मिल जाएगा मैं वहीं जाऊंगा। तब तो ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हैग्रिड ने दांत दिखाते हुए कहा। हैरी और हरमाइनी ने चारों तरफ देखा। भीड़ भरी सड़क पर रॉन, फ्रेड, जॉर्ज, पर्सी और मिस्टर वीजली भागते हुए आ रहे थे। हैरी, मिस्टर वीजली हांफते हुए बोले, हमें आशा थी तुम ज्यादा दूर नहीं गए होगे। उन्होंने अपने चमकते गंजे सिर को पोंछा। मौली का चिंता के मारे बुरा हाल है, वो पीछे आ रही है। तुम बाहर कहाँ निकले थे? हैग्रिड ने मुंह बनाते हुए कहा, शूमंतर गली में। बहुत अच्छे, फ्रेड और जॉर्ज एक साथ बोले। रॉन ने जलन से कहा, हमें वहां जाने की इजाजत नहीं मिलती। हैग्रिड गुर्राया, और हमें लगता है कि मिलने भी नहीं चाहिए। उसी समय मिसेस वीजली भाग कर आई। उनके एक हाथ में हैंडबैग झूल रहा था और दूसरे हाथ में जिनी बस किसी तरह चिपकी हुई थी। ओह हैरी, ओह मेरे बच्चे, तुम कहीं भी पहुंच सकते थे। सांस लेने के लिए रुकते हुए उन्होंने अपने बैग से कपड़ों का ब्रश निकाला। ब्रश से वो उस राख को झाड़ने लगी जिसे हैग्रिड साफ नहीं कर पाया था। मिस्टर वीजली ने हैरी का चश्मा लिया और अपनी छड़ी से एक बार ठोक कर वापस कर दिया। चश्मा बिल्कुल नया हो गया था। अब हम चलते हैं, हैग्रिड बोला, जिसका हाथ मिसेस वीजली छोड़ ही नहीं रही थी। शूमंतर गली, अगर तुम उसे ना मिले होते हैग्रिड, हॉगवर्ट्स में मिलते हैं। वो एक कदम बढ़ाते हुए दूर चला गया। भीड़ भरी सड़क पर उसका सिर ही नहीं, कंधे भी बाकी लोगों से ऊंचे दिख रहे थे। जरा सोचो तो सही, बॉर्गन एंड बर्ग्स दुकान में मुझे कौन मिला? ग्रिंगॉट्स की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त हैरी ने रॉन और हरमाइनी से पूछा। मैल्फॉय और उसके डैडी। क्या लूसियस मैल्फॉय ने कुछ खरीदा? उनके पीछे चल रहे मिस्टर वीजली ने तुरंत कहा। नहीं, वो कह रहे थे वो अपना सामान बेचने आए हैं। इसका मतलब है उसे चिंता होने लगी है।
मिस्टर वीजली ने गहरे संतुष्टि से कहा। ओह, किसी भी चीज के लिए अगर मैं लूसियस मैल्फॉय को पकड़ लूं तो कितना मजा आएगा ना। बेहतर होगा तुम संभल के काम करो आर्थर, मिसेस वीजली तेजी से बोली जब पिशाच ने सिर झुकाते हुए उन्हें दरवाजे से बैंक में प्रवेश करवाया। वो परिवार खतरनाक है, अपने मुंह में इतना बड़ा निवाला मत भर लेना जिसे चबा ना पाओ। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं लूसियस मैल्फॉय से टक्कर ले सकता हूँ, मिस्टर वीजली ने गुस्से से कहा। पर उसी समय उन्हें हरमाइनी के माता पिता दिख गए, जिससे उनका ध्यान हट गया। हरमाइनी के माता पिता कुछ परेशान से काउंटर पर खड़े थे, जो संगमरमर के बड़े हॉल में पूरे आगे तक था। वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हरमाइनी उनका परिचय करवाए। वाह, आप लोग तो मगलू हैं, मिस्टर वीजली ने खुश होते हुए कहा। इस खुशी में एक एक पैग होना चाहिए। आपके हाथ में क्या है? अच्छा, तो आप लोग मगलुओं के पैसों को बदल रहे हैं। मौली देखो। उन्होंने मिस्टर ग्रेंजर के हाथ में रखे 10 पाउंड के नोटों को रोमांचित स्वर में दिखाया। हम तुमसे लौटकर यहीं मिलते हैं, रॉन ने हरमाइनी से कहा जब ग्रिंगॉट्स का एक और पिशाच हैरी और वीजली परिवार को उनकी भूमिगत तिजोरियों की ओर ले गया। तिजोरियों तक पहुंचने के लिए पिशाच चलित छोटी गाड़ियों से जाना होता था। ये गाड़ियां बैंक की भूमिगत सुरंगों में रेल की छोटी पटरियों पर तेजी से भागती थी। हैरी को वीजली परिवार की तिजोरी तक नीचे की तूफानी यात्रा में मजा आया, पर जब उनकी तिजोरी खुली तो उसे बड़ा भयानक एहसास हुआ। इतना भयानक एहसास तो उसे छूमंतर गली में भी नहीं हुआ था। अंदर चांदी के सिकल्स की एक छोटी सी ढेरी थी और एक सोने का गैलियन था। मिसेस वीजली ने तिजोरी के कोनों को अच्छी तरह टटोल कर देखा और सारे सिक्के एक बैग में भर दिए। हैरी को तब ज्यादा बुरा लगा जब सब लोग उसकी तिजोरी के सामने पहुंचे। उसने कोशिश की कि वो बाकी लोगों को देखने ना दे कि अंदर कितना पैसा है, इसलिए उसने जल्दी से अपने चमड़े के बैग में कुछ मुट्ठी सिक्के भर लिया। बाहर संगमरमर की सीढ़ियों पर लौटने के बाद वो सब अलग अलग हो गए। पर्सी स्पष्टता से बुदबुदाया कि उसे नई कलम चाहिए। फ्रेड और जॉर्ज को हॉगवर्ट्स का अपना मित्र ली जॉर्डन दिख गया। मिसेस वीजली और जिनी सेकेंड हैंड दुशालों की दुकान में जा रही थी। मिस्टर वीजली इस बात पर जोर दे रहे थे कि ग्रेंजर परिवार रिश्ती कढ़ाई में उनके साथ एक एक पैग पीने चले। हम सब 1 घंटे में किताबों की दुकान फ्लरिश एंड ब्लॉट्स में मिलते हैं, वहाँ तुम्हारी स्कूल की किताबें खरीदनी है, मिस्टर वीजली ने जिनी के साथ मिसेस वीजली को जाते हुए देखकर कहा। इसके बाद उन्होंने चिल्लाकर जुड़वा भाइयों से कहा, शू मंतर गली में कदम मत रखना। हैरी, रॉन और हरमाइनी पैबंद लगी घुमावदार सड़क पर चहलकदमी करने लगे। हैरी की जेब में सोने, चांदी और कांसे के सिक्कों की भरी थैली खुशी से खनखना रही थी और खर्च होने के लिए चिल्ला रही थी। तो उसने 3 बड़ी स्ट्रॉबेरी और पीनट बटर आइसक्रीम खरीद ली, जिसे मज़े लेकर खाते हुए उन्होंने गली की आकर्षक दुकानों की खिड़कियों में रखा सामान देखा। रॉन ने क्वालिटी क्विडिच सप्लाईज की खिड़कियों में चडली कैनन्स के दुशालों का पूरा सेट हसरत भरी निगाहों से तब तक देखा जब तक हरमाइनी उसे घसीट कर स्याही और चमड़े के कागज खरीदने न ले गई। गैम्बल एंड जैम्स विजर्डिंग जोक शॉप में उन्होंने फ्रेड, जॉर्ज और ली जॉर्डन को देखा, जो डॉक्टर फिलिबस्टर के जादुई पटाखों जो नमी में भी चलेंगे और गर्मी नहीं करेंगे उन पर लट्टू हो रहे थे। फिर उन्हें कबाड़ के सामान की एक छोटी दुकान दिखी जिसमें टूटी छड़ियाँ थी, पीतल के ढुलमुल तराजू रखे थे और जादुई कार्डों के धब्बे रखे पुराने चोगे। वहाँ उन्हें पर्सी मिला, जो एक बहुत ही छोटी और नीरस किताब में गहराई से डूबा था, जिसका शीर्षक था वो प्रीफेक्ट्स जिन्होंने शक्ति हासिल की। रॉन ने पुस्तक के पिछले कवर पर पढ़ा, हॉगवर्ट्स के प्रीफेक्ट्स और उनके बाद के करियर का अध्ययन। ऐसा लगता है ये बहुत दिलचस्प होगी। दफा हो जाओ, पर्सी ने झुंझलाते हुए कहा। जाहिर है पर्सी महत्वाकांक्षी है, उसने सारी योजना बना ली है, वो आगे जाके जादू मंत्री बनना चाहता है, रॉन ने हैरी और हरमाइनी को धीमे से बताया जब उन्होंने पर्सी को अकेला छोड़ा। 1 घंटे के बाद वो फ्लरिश एंड ब्लॉट्स की तरफ चल दिया। किताबों की दुकान की तरफ जाने वाले वो अकेले नहीं थे। जब वो पास पहुंचे तो उन्हें हैरानी हुई कि दरवाजे के बाहर काफ़ी भीड़ थी और लोग अंदर घुसने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। इसका कारण उन्हें तब समझ आया जब उन्होंने ऊपर लटकते बैनर को देखा। गिल्डरॉय लॉकहार्ट अपनी आत्मकथा मेरा जादू की प्रतियों पर ऑटोग्राफ देंगे दोपहर 12:30 से 4:30 बजे तक। हम उनसे सचमुच मिल सकते हैं? हरमाइनी चीखी। मेरा मतलब उन्होंने हमारी सारी किताबें लिखी है लगभग। भीड़ में ज्यादातर जादूगरनियां थी जो मिसेस वीजली की उम्र की रही होंगी। एक परेशान सा दिख रहा जादूगर दरवाजे पर खड़े होकर कह रहा था, शांति बनाए रखिए देवियों, देखिए धक्का मुक्की ना करे, किताबों का ध्यान रखिए, लेडीज प्लीज। हैरी, रॉन और हरमाइनी अंदर घुस गए। दुकान के अंदर तक लोगों की लंबी लाइन थी जहाँ गिल्डरॉय लॉकहार्ट अपनी किताबों पर ऑटोग्राफ दे रहे थे। उन तीनों ने खतरनाक परी को भगाना की एक एक प्रति झपट कर उठाई और सरकते हुए उस लाइन में लग गए जहाँ वीजली परिवार मिस्टर और मिसेस ग्रेंजर के साथ खड़ा था।
मिसेस वीजली बोली, ओह तो तुम लोग आ गए, अब सब ठीक है। उनकी सांस तेजी से चल रही थी और वो अपने बालों पर हाथ फेर रही थी। 1 मिनट में हमें दिख जाएंगे। धीरे धीरे गिल्डेरॉय लॉकहार्ट उन्हें दिखाई देने लगे। वो एक टेबल के सामने बैठे थे। उनके चारों तरफ उनकी तस्वीरें लगी थी जो सब लोगों को आंख मार रही थी और चमकते सफेद दांत दिखा रही थी। वास्तविक लॉकहार्ट चमकता नीला दुशाला पहने थे जो उनकी आंखों के रंग से मेल खा रहा था। उनका जादूगरों का नुकीला हैट उनके लहराते बालों पर एक आकर्षक अंदाज में लगा था। एक छोटा चिड़चिड़ा सा दिखने वाला आदमी चारों तरफ फुदकते हुए एक बड़े काले कैमरे से फोटो ले रहा था। जब भी फ्लैश चमकता तो चौंधियाने वाली चमक होती और कैमरे से बैंगनी धुआं निकलता। वो आदमी पीछे हटकर बेहतर तस्वीर खींचना चाहता था, इसलिए उसने रॉन से गुर्राकर कहा, हटो रास्ते से, मैं दैनिक जादूगर की फोटो ले रहा हूँ। ओह कितनी बड़ी बात है, रॉन ने पैर मलते हुए कहा, जिस पर फोटोग्राफर चढ़ गया था। गिल्डेरॉय लॉकहार्ट ने उसकी ये बात सुनकर नजरें उठाई। पहले उन्हें रॉन दिखा और फिर उन्होंने हैरी को देखा। वो कुछ समय तक उसे देखते रहे और फिर उछलकर खड़े हुए और जोर से चिल्लाए, कहीं ये हैरी पॉटर तो नहीं? भीड़ में हलचल होने लगी। लोग रोमांचित स्वर में कानाफूसी करने लगे। लॉकहार्ट ने आगे की तरफ छलांग लगाई, हैरी की बाह पकड़ी और उसे खींचकर आगे ले गए। भीड़ खुशी से तालियां बजाने लगी। हैरी का चेहरा लाल हो गया जब लॉकहार्ट ने फोटोग्राफर की तरफ हाथ उठाकर इशारा किया, जो पागलों की तरह फोटो खींच रहा था और वीजली परिवार पर लगातार धुआं उड़ा रहा था। लॉकहार्ट ने अपने चमकते दांतों के बीच से कहा, हैरी जरा अच्छी तरह से मुस्कुराओ, तुम और मैं इकट्ठे पहले पेज पर छपने के काबिल है। जब उन्होंने आखिरकार हैरी का हाथ छोड़ा तो हैरी की उंगलियां लगभग शून्य थी। उसने वीजली परिवार के पास दोबारा जाने की कोशिश की, परंतु लॉकहार्ट ने उसके कंधों के चारों ओर अपनी बाह डाली और उसे बगल में कसकर जकड़ लिया। उन्होंने हाथ हिलाकर भीड़ को चुप होने का इशारा किया और बोले, देवियों और सज्जनों, ये एक महान पल है। मैं कुछ समय से घोषणा करना चाह रहा था और ये उसके लिए आदर्श क्षण है। आज जब हैरी किताबों की दुकान में आया मेरी जीवनी मेरा जादू खरीदने के लिए, जो मैं उसे खुशी खुशी तोहफे में दे रहा हूँ, बिल्कुल मुफ्त। भीड़ ने एक बार फिर तालियां बजाई। तब उसे यह मालूम नहीं था, लॉकहार्ट ने आगे कहा और हैरी को हल्का सा झटका दिया, जिससे उसका चश्मा फिसलकर उसकी नाक के बिल्कुल सिरे पर आ गया, कि जल्दी ही मेरी किताब मेरा जादू से अधिक, बहुत अधिक उसे मिलने वाला है। सच तो यह है कि उसे और उसके स्कूल के साथियों को असली यानी मैं खुद मिलने वाला हूँ। हाँ देवियों और सज्जनों, मुझे घोषणा करने में बहुत खुशी और गर्व हो रहा है कि इस सितंबर से मैं हॉगवर्ट्स जादू और तंत्र विद्यालय में गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर बनने जा रहा हूँ। भीड़ ने हर्ष ध्वनि की और तालियां बजाई। हैरी को गिल्डेरॉय लॉकहार्ट की सारी किताबें तोहफे में दे दी गई। उनके वजन से थोड़ा लड़खड़ाते हुए वो लोगों की नजरों से दूर हटकर दुकान के उस सिरे तक रास्ता बनाने में सफल हो गया जहाँ जिनी ने अपनी नई कढ़ाई पकड़ रखी थी। हैरी ने किताबें उसकी कढ़ाई में डाल दी और उसकी तरफ देखते हुए बोला, इन्हें तुम रख लो, मैं अपनी किताबें खरीद लूंगा। तभी उसे एक आवाज आई, शर्त लगा सकता हूँ पॉटर, इससे सबसे ज्यादा खुश तो तुम ही हुए होगे। पॉटर को आवाज पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब वो सीधे तनकर खड़ा हुआ तो ड्रेको मैल्फॉय को अपने ठीक सामने खड़ा पाया। मैल्फॉय के चेहरे पर उसकी चिर परिचित व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। मशहूर हैरी पॉटर, मैल्फॉय बोला, वो किताबों की दुकान में भी जा नहीं सकता फ्रंट पेज पर छपने से पहले। उससे अकेला छोड़ दो, वो ये सब नहीं चाहता था, जिनी बोली। हैरी के सामने पहली बार वो कुछ बोली थी। वो मैल्फॉय को गुस्से से घूर रही थी। अरे वाह पॉटर, अपने लिए गर्लफ्रेंड भी ढूंढ ली, मैल्फॉय ने कहा। जिनी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। रॉन और हरमाइनी ने भी स्थिति को भांप लिया और वो लॉकहार्ट की किताबों के ढेर को लेकर भीड़ में से रास्ता बनाते हुए वहीं आ रहे थे। ओह तो तुम हो, रॉन ने मैल्फॉय की तरफ ऐसे देखते हुए कहा जैसे वो कोई बेकार सड़ी हुई चीज हो जो उसके जूते के तले पर चिपकी हुई है। शर्त लगा सकता हूँ कि तुम हैरी को यहाँ देखकर हैरान हो, है ना? उतना हैरान नहीं हुआ वीजली जितना कि तुम्हें किसी दुकान में देखकर हुआ, मैल्फॉय ने पलट कर जवाब दिया। ये सारी किताबें खरीदने के बाद तुम्हारे परिवार को कितने महीनों तक भूखा रहना पड़ेगा, 1 या 2? रॉन का चेहरा उतना ही लाल हो गया जितना इस समय जिनी का था। उसने अपनी किताबें कढ़ाई में डाल दी और सीधे मैल्फॉय की तरफ बढ़ा, पर हरमाइनी और हैरी ने उसकी जैकेट को पिछले हिस्से से पकड़ लिया। रॉन! मिस्टर वीजली ने फ्रेड और जॉर्ज से मुश्किल से आगे निकलते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? यहाँ बहुत गर्मी है, बाहर चलो। ओ आर्थर वीजली, ये मिस्टर मैल्फॉय की आवाज थी। उन्होंने अपना हाथ ड्रेको के कंधे पर रखा और वो भी उसी की तरफ व्यंग में मुस्कुराने लगे। लूसियस, मिस्टर वीजली ने ठंडेपन में सर हिलाते हुए कहा।
सुना है मंत्रालय में आजकल ज्यादा ही व्यस्त हो। इतने सारे छापे। मुझे उम्मीद है ओवर टाइम तो मिल ही रहा होगा ना। वो जिनी की कढ़ाई की तरफ बढ़े और उन्होंने लॉकहार्ट की चमकती किताबों के बीच से बहुत पुरानी और खस्ता हाल रूपांतरण की शुरुआती किताब निकाली। मिस्टर मैल्फॉय ने कहा, साफ दिख रहा है कि ओवर टाइम नहीं मिल रहा है। जादूगरों की इज्जत मिट्टी में मिलाने का क्या फायदा वीजली, अगर तुम्हें उसके पैसे भी ना मिले तो। मिस्टर वीजली का चेहरा रॉन और जिनी से भी ज्यादा लाल हो गया। जादूगरों की इज्जत किस बात से मिट्टी में मिलती है, इस बारे में हमारे विचार बिल्कुल अलग है। वो बोले, जाहिर है, क्यों नहीं। मिस्टर मैल्फॉय ने कहा और उनकी पीली आंखें घूमकर मिस्टर और मिसेस ग्रेंजर पर ठहर गई, जो दहशत से सब कुछ देख रहे थे। तुम भी कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो वीजली, और मैं सोचता था कि तुम्हारा परिवार इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता। धातु के टकराने की आवाज आई। जिनी की कढ़ाई लुढ़क गई थी। मिस्टर वीजली ने मिस्टर मैल्फॉय पर छलांग लगा दी थी और किताबों की अलमारी की तरफ धक्का मारकर अलमारी से टकरा दिया था। मंत्रों की दर्जनों भारी किताबें उनके सर पर तेजी से गिरी। फ्रेड और जॉर्ज पीछे से चिल्ला रहे थे, हाँ डैडी, छोड़ना मत इन्हें। मिसेस वीजली चीख रही थी, नहीं आर्थर, छोड़ो नहीं। पीछे की तरफ भीड़ में भगदड़ सी मची थी, जो दूसरी अलमारियों से किताबें गिरा रही थी। दुकान का कर्मचारी कह रहा था, सज्जनों, मेहरबानी करके शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। और तभी इन सब आवाजों से तेज आवाज आई, आप दोनों अलग हो जाएं अभी। हैग्रिड किताबों के समुद्र के बीच से तैरता हुआ उनकी तरफ आ गया। एक ही पल में उसने मिस्टर वीजली और मिस्टर मैल्फॉय को अलग कर दिया। मिस्टर वीजली का होंठ कट गया था और मिस्टर मैल्फॉय की आंख पर जहरीले कुकुरमुत्तों का एनसाइक्लोपीडिया से चोट लगी थी। मिस्टर मैल्फॉय अब भी जिनी की रूपांतरण की पुरानी किताब पकड़े हुए थे। उन्होंने इसे जिनी की तरफ बढ़ाया और उसकी आंखें दुर्भावना से चमक रही थी। अपनी किताब लो लड़की, इससे अच्छी किताब तुम्हारे पिता दिला भी नहीं सकते। हैग्रिड की पकड़ से आजाद होते हुए उन्होंने ड्रेको को इशारा किया और दुकान से चले गए। क्या जरूरत थी आर्थर, इसे नजरअंदाज करना चाहिए था। हैग्रिड ने अपने दुशाले के सलवटों को ठीक कर रहे मिस्टर वीजली को इतना ऊपर उठा दिया कि उनके पैर लटकने लगे। पूरा का पूरा परिवार बेकार है। ये लोग, सब लोग ये बात जानते हैं। एक भी मैल्फॉय इस लायक नहीं है कि उसकी बात पर ध्यान दिया जाए। खराब खून, इसका यही कारण है। चलो यहाँ से बाहर चले। दुकान के कर्मचारी ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो उन्हें बाहर निकालने से रोकना चाहता हो, पर वो मुश्किल से हैग्रिड की कमर तक आ रहा था, इसलिए उसने इस विचार पर अमल ना करने में समझदारी समझी। वो लोग सड़क पर चलने लगे। ग्रेंजर परिवार डर के मारे कांप रहा था और मिसेस वीजली गुस्से में आग बबूला हो रही थी। अपने बच्चों के सामने कितना अच्छा उदाहरण देते हो आर्थर, सबके सामने मारामारी करना। गिल्डर और लॉकहार्ट क्या सोच रहे होंगे? वो तो खुश थे मम्मी, जब हम बाहर निकल रहे थे तब आपने बात नहीं सुनी। वो दैनिक जादूगर के पत्रकार से कह रहे थे कि अपनी खबर में इस लड़ाई का जिक्र जरूर करे। उन्होंने कहा कि इससे उनका बहुत अच्छा प्रचार होगा। बहरहाल रिश्ती कढ़ाई की अंगीठी की तरफ लौटते समय उन सबके चेहरे की चमक फीकी थी। यहाँ से हैरी, वीजली परिवार और उनके द्वारा खरीदा गया सामान छू पाउडर के सहारे रॉन के घर जाने वाला था। उन्होंने ग्रेंजर परिवार से विदा ली, जो वहां से निकलकर दूसरी ओर की मगलू सड़क पर जा रहे थे। मिस्टर वीजली उनसे पूछना चाहते थे कि बस स्टॉप कैसे काम करते हैं, पर मिसेस वीजली के चेहरे के भावों को देखकर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। छू पाउडर की चुटकी भरने से पहले हैरी ने चश्मा उतारा और जेब में सुरक्षित रख लिया। निश्चित रूप से यात्रा करने का यह तरीका उसका मनपसंद कभी नहीं बनेगा।